हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं जो कि मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित सवाल है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपडेट आपको दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने कैसे लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। तो देश के अंदर में जो सेंट्रल बैंक होता है या फिर केंद्रीय बैंक है वो कैसा बैंक है। तो हम लोग जानते हैं कि देश के अंदर में ना केंद्रीय बैंक सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। कितना होता है? देश में केंद्रीय बैंक की संख्या केवल 1 होती है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे आंसर करना है इसको। कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक एक देश की वह वित्तीय संस्था है। क्या है? वित्तीय संस्था है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो मुद्रा से संबंधित कार्य करती है। पहली चीज, साख व्यवस्था से संबंधित कार्य करती है ना। साख व्यवस्था का क्या करना? नियमन करना, यानी कि रेगुलेट करना कि मनी क्रेडिट कितना होगा या फिर क्रेडिट जो हो कितना होगा देश के अंदर में क्रिएट, वो उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, साथ साथ में उसका नियंत्रण भी करना। और साथ साथ में क्या कह रहा है कि बैंकिंग व्यवस्था पर निगरानी रखना कि आसपास में जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं वो किस ढंग से कार्य कर रहे हैं। कि जो केंद्रीय बैंक बना है ना वो लाभ कमाने के लिए नहीं आया है, वो आया है किस लिए? वो आया है देश के तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देश में केंद्रीय बैंकों की संख्या तो केवल एक ही है। और यहाँ पर जिस तरह की बैंक की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? एक वित्तीय संस्था है, और एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो कि मुद्रा, साख व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण और साथ साथ में यहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था पर निगरानी रखने का कार्य करती है, जिससे कि देश का जो आर्थिक प्रगति है वो उचित दिशाओं में होते रहे, एक सही डायरेक्शन में जो है देश चलता रहे। तो यहाँ पर देखिए एक हमने जो है डेफिनेशन लिया है, प्रोफेसर शॉ का डेफिनेशन है। ये क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक देश की साख मुद्रा का नियंत्रण करने वाला बैंक है। मतलब कि देश के अंदर में ये कह रहे हैं कि एक ऐसा जो है बैंक है केंद्रीय बैंक जो कि साख मुद्रा का नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण मतलब क्या होता है आपको हम अलग एक वीडियो लेक्चर में समझा देंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अगला हमने जो है वो क्या पॉइंट लिया हुआ है। कह रहे हैं कि भारतीय है ना, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इनका नाम आप जो है ना नोटों पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भारतीय नोट जितने भी हैं, 1 रुपये के नोट को छोड़ दीजिए, बाकी 2 रुपये या फिर उससे अधिक मूल्य के जितने भी नोट हैं सब पर आपको नाम मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चूंकि 1 रुपये का नोट जो है ना भारत सरकार जारी करती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अभी चर्चा कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना हिल्टन अंक कमीशन, कौन? हिल्टन अंक कमीशन, जिसको हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं अंग्रेजी में इसको? रॉयल कमीशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिल्टन अंक कमीशन को ही बोलते हैं रॉयल कमीशन। इसके संस्तुति पर या फिर इनके सिफारिश पर ही जो है ना 1 अप्रैल 1935 को, कब? 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। लेकिन पता है वर्ष 1937 में क्या हुआ था? 1937 में इसको परमानेंटली यानी कि अस्थायी रूप से कह लीजिए इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कलकत्ता से हटा करके मुंबई किया गया। कहाँ है अभी हेडक्वार्टर? मुंबई है, ध्यान रखिएगा। पहले कहाँ पर था? कोलकाता में था। जब स्थापना हुआ था ना 35 में, 1935 में जब स्थापना हुआ था तो यहां पर कलकत्ता में इसका जो है मुख्यालय था। लेकिन वर्ष 1937 में क्या किया गया? अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो कलकत्ता से हटा करके कहां किया गया? मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि हिल्टन अंक कमीशन की सिफारिश पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो भारत में की गई है। कब की गई है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1937 ईस्वी में ही अस्थायी रूप से इसका मुख्यालय कलकत्ता से हटा करके मुंबई कर लिया गया है। अब ध्यान दीजिए अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि सर जो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ है ना, अंग्रेज थे। ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। क्योंकि आप देख सकते हैं 1935 में स्थापना की बात है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय आप देख सकते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ जो है ना वो पहले भारतीय, ऐसे पहले नहीं बल्कि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वो पहले गवर्नर थे।
भारतीय नहीं है ये तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इंग्लैंड के थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑसबॉर्न स्मिथ जो है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। लेकिन भारत के पहले गवर्नर कौन है? तो पहले भारतीय मूल के गवर्नर हैं सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये आरबीआई के ना पहले भारतीय गवर्नर हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? सीडी देशमुख। और टोटल पहले गवर्नर कौन है? तो ये ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। चलिए एडम स्मिथ मत कर देना, ऑसबॉर्न स्मिथ। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने अगला पॉइंट लिया हुआ है, कह रहे हैं कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं अभी गवर्नर आरबीआई के, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिए कि सेंट्रल बैंक का काम क्या क्या होता है। तो आपने देख लिया देश के अंदर में तो केवल एक ही केंद्रीय बैंक होता है जो मुद्रा, साख नियमन और नियंत्रण और साथ साथ में बैंकिंग व्यवस्था को निगरानी रखता है। अब यहाँ पर जान चुके हैं कि देश के अंदर में अगर एक ही केंद्रीय बैंक होता है तो इसका मतलब ये मुखिया है और देश के जो है वो बहुत सारे कार्यों को संभालता होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। देश का जो है ना क्या है? सर्वोच्च बैंक है, सबसे जो है ना टॉप लेवल का ये बैंक है जो कि बैंकिंग व्यवस्था पर निगरानी रखेगा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता कई बार, है ना। क्या करता है? बैंकिंग व्यवस्था पर निगरानी रखता है। तो कह रहे हैं देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो देश का क्या होता है? सर्वोच्च बैंक होता है जो मुद्रा, साख व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करती है, यानी कि रेगुलेशन और कंट्रोल करती है। कह रहे हैं कि यह मुद्रा बाजार को जो है व्यवस्थित करने का भी कार्य करती है, यानी कि मनी मार्केट मुद्रा बाजार को क्या करती है? व्यवस्थित करने का कार्य करती है, मनी मार्केट को रेगुलेट करने का कार्य करती है। यानी कि देश में जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं उन सभी व्यावसायिक बैंकों के सर्वोच्च स्थान पर होता है, इसलिए इसको सर्वोच्च बैंक बोल रहे हैं। क्योंकि जितनी भी बैंकिंग क्षेत्र में बैंक जुड़े हुए यानी कि सब पर ये निगरानी रखने का काम करेगा, सबको व्यवस्थित करने का कार्य करेगा। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार फिर से, कह रहे हैं कि यह मुद्रा बाजार को व्यवस्थित करने का भी कार्य करती है, यानी कि मनी मार्केट को रेगुलेट करने का कार्य करती है ना, मैनेज करने का कार्य करती है। इसके कार्यों को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखो पहला कार्य हमने क्या लिया है ना, केंद्रीय बैंक का पहला काम क्या है? नोट जारी करना, यानी कि इशूइंग करेंसी नोट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं कि देश में कागजी नोट जारी करने का एकाधिकार मतलब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ इसी को अधिकार दिया गया है, केंद्रीय बैंक को ही नोट जारी करने का केवल एकाधिकार मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि देश में कागजी नोट यानी कि पेपर जो नोट होते हैं, पेपर करेंसी नोट जो होते हैं, उसको छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त है। भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी जो सभी कागजी नोट होते हैं, सभी जो पेपर मनी होते हैं, वो केंद्रीय बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। यानी कि 1 रुपये का नोट छोड़ दीजिए, 1 रुपये का नोट क्यों, आगे बात करेंगे अभी। तो 1 रुपये का नोट छोड़ दीजिए, बाकी 2 रुपया या फिर उससे अधिक मूल्य के नोट जो होते हैं वो देश के यहाँ पर आरबीआई द्वारा या फिर कह सकते हैं देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि 1 रुपये का नोट पर, है ना, किसका सिग्नेचर होगा? कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक जारी करता है 2 रुपये नोट या फिर उससे अधिक के नोट, है ना। अभी आपने देखा ही है 2000 का नोट जो वापस ले लिया फिर से गवर्नमेंट ने। कह रहे हैं क्या कि 1 रुपये का नोट देखेंगे तो यहाँ पर आपका ना वित्त सचिव का साइन मिल जाएगा, ठीक है। हम आपको लगा देते हैं स्क्रीन के ऊपर में, देख लो 1 रुपये का नोट है ये और इस पर देख सकते हैं साइन किसका है? वित्त सचिव का साइन है। और ऊपर में देखिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत सरकार। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार। लेकिन 2 रुपये का नोट देख लीजिए, अब इस नोट पर क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर साइन देखिए किनका है? तो ये आपको मिल जाएगा गवर्नर का साइन, ठीक है। लेकिन आप 1 रुपये का नोट पर देखें कि वित्त सचिव का साइन था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं क्या कि 1 रुपये का नोट छोड़ दीजिए, बाकी सभी नोट जो है ना केंद्रीय बैंक जारी करता है और जितने भी नोट केंद्रीय बैंक जारी करता है उन सभी नोटों के ऊपर में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जबकि 1 रुपये का नोट तथा सिक्का वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसलिए 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी का जो है वो हस्ताक्षर रहता है। सिग्नेचर किसका रहेगा? 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का, फाइनेंस सेक्रेटरी का, ठीक है। परंतु 1 रुपये का नोट और सिक्कों को चलन में लाने का कार्य किसका है? तो बाजार में चलन में यानी कि सर्कुलेशन में लाने का काम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। बात समझ गए होंगे। चलिए तो यहाँ पर जो पेपर नोट है वो सारा तो आरबीआई छापती है। 1 रुपये का सिक्का
1 रुपये का जो है नोट छोड़ करके सारे कागजी नोट आरबीआई छापता है, लेकिन उसको 1 रुपये का जो नोट सरकार छापती है उसको भी चलन में लाने का कार्य किसका है? केंद्रीय बैंक का है। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक मिनिमम रिजर्व सिस्टम, पूछ सकता है एमसीक्यू में कि किसके तहत जो है नोटों की छपाई होती है भारत के अंदर में। तो ध्यान रखना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत नोटों की छपाई की जाती है, नोटों को जारी किया जाता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, इस पर एक डिटेल अलग से लेक्चर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए भी तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम बता देंगे कि ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम कैसे कार्य करता है, किस तरीके से भारत के अंदर में नोटों की छपाई होती है। अब देखो आगे, अगला जो है यहाँ पर हमने पॉइंट क्या लिया है, बैंकों का बैंक। ठीक है, पहला काम तो देख लिया आपने, केंद्रीय बैंक का क्या कार्य करता है? नोटों की छपाई करता है, नोटों को जारी करता है। दूसरा, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक होने का मतलब क्या है? जितने भी आसपास में व्यावसायिक बैंक है ना, उन सभी बैंकों का ये बैंक होता है, मुखिया होता है, समझो। कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होने के कारण सभी व्यावसायिक बैंकों के कार्यों पर जांच पड़ताल करते रहते हैं और क्या करता है? समय समय पर उन लोगों को उचित तरीके से निर्देश भी जारी करता है कि तुमको कैसे कार्य करना चाहिए, किस ढंग से जो है देश के अंदर में तुम्हें कार्य करना चाहिए। ये भी जो है डायरेक्शन या फिर ये भी जो है निर्देश मिलते रहता है व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसलिए बैंकों का बैंक है। जिस प्रकार से आम जनता का बैंक, हम लोगों का बैंक कौन सा है? व्यावसायिक बैंक है, जहां पर हम लोगों का खाता खुला हुआ है वो व्यावसायिक बैंक है। लेकिन उन बैंकों का भी तो बैंक होगा, तो सभी व्यावसायिक बैंकों का बैंक जो होता है वो केंद्रीय बैंक होता है। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला कार्य है केंद्रीय बैंक का कि सरकार का बैंकर होना। क्योंकि देखो केंद्रीय बैंक आम जनता का बैंक तो बिल्कुल भी नहीं है। केंद्रीय बैंक किसका बैंक होता है? सरकार का बैंकर होता है, सरकार का सलाहकार होता है और सरकार का एजेंट होता है। लेकिन आपको मैंने व्यावसायिक बैंक के अंदर बताया था कि व्यावसायिक बैंक जो होता है वो जनता का बैंक होता है, सरकार का नहीं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है, सरकार का सलाहकार होता है, सरकार का एजेंट भी होता है। अब ये तीनों रूपों को हम लोग समझेंगे कि बैंकर कैसे है, सलाहकार कैसे है और एजेंट कैसे है। कह रहे हैं क्या कि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है, जिसमें आम आदमी यानी कि खाता नहीं खुलवा सकता। हम और आप जाकर के ना केंद्रीय बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते हैं, ये सरकार का बैंक है। तो देखो यहाँ पर यानी कि केंद्रीय बैंक सरकार की जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं देता है। ये ध्यान रखिएगा, सरकार अगर कोई डिपॉजिट करती है पैसा वहाँ पे तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा सरकार को। और क्या है, अब देखिए तीनों रूपों के हम लोग समझते हैं, बैंकर कैसे है, एजेंट कैसे है, सलाहकार कैसे है। तो पहला हमने लिया है बैंकर। कह रहे हैं कि बैंकर के रूप में आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक सरकार को आवश्यक रकम भी उधार देता है। मतलब कि सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तो केंद्रीय बैंक उन्हें जो है पैसा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा कह रहे हैं क्या कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर, है ना, केंद्रीय बैंक सरकार को सलाह भी देता है। क्योंकि केंद्रीय बैंक के अंदर में ना कई सारे जो है ना एडवाइजर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं और वो देश को चलाने के लिए अलग अलग तरह की मौद्रिक नीतियां बनाते हैं। ठीक है, तो सरकार को बीच बीच में सलाह भी मिलते रहता है कि किस ढंग से देश के अंदर में जो है वो व्यवस्था की जानी चाहिए, मॉनेटरी सिस्टम में विशेष तौर पर कैसे जो है वो देश को चलाया जाएगा। ये सब सारे मामले में जो वो सरकार को सलाह मिलते रहता है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक में प्रायः सभी विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, सबके जो है स्पेशलिस्ट रहते हैं, हर एक विषय की जानकारी अलग अलग रहती है लोगों को, तो बहुत अच्छे से देश चल पाता है। तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? केंद्रीय बैंक के भीतर में। ठीक है, स्पेशलिस्ट मतलब तो जानते ही हैं, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा टीचर। ठीक है, जो कि किसी उसी विशेष सब्जेक्ट में या फिर विशेष चीज में जो है वो आपको जो है सलाह दे रहे हो विशेष तौर पर, तो वो विशेषज्ञ होते हैं। कह रहे हैं कि जिसकी सलाह से सरकार उचित आर्थिक नीतियां तय कर पाती है या फिर तय कर सकती है। तो देश के अंदर में ना नीतियां जो बेहतर तरीके से बनेगी या बदतर तरीके से बनेगी, ये कुछ हद तक आने की डिपेंड करेगा कि केंद्रीय बैंक में कौन बैठा हुआ है, किस ढंग से जो है देश को चलाने के लिए वो नियम नीति बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं कि सरकार जिन देशों से भी आर्थिक लेन देन या समझौते करती है वह सब केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही किए जाते हैं। सरकार देखते होंगे आप लोग की फलाना जो नरेंद्र मोदी जी विदेशी दौरे में गए हैं, फलाना ये दौरे में गए हैं, तो जो भी आर्थिक मामला होगा, जो भी उनके जो है ना मुद्रा से खास करके संबंधित मामला होगा, जो भी आर्थिक लेन देन होंगे, वो सारे कार्य जो है वो बैंकिंग व्यवस्था के तहत केंद्रीय बैंक का ही करना काम है। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। इसी तरह केंद्रीय बैंक
सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करती है या फिर काम करती है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले फंक्शन पर। अगला फंक्शन क्या है केंद्रीय बैंक का? अगला कार्य है केंद्रीय बैंक का कि व्यापारिक बैंकों के लिए जो है ना अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करना। हो सकता है ये क्वेश्चन अलग से पूछे कि अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है केंद्रीय बैंक को। तो केंद्रीय बैंकों को अंतिम ऋणदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यावसायिक बैंकों को कभी कभी अतिरिक्त धन की जरूरत होती है, अतिरिक्त पैसा का जरूरत होता है। तो उस टाइम में क्या होता है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए साथी बैंक को ऋण देना पड़ते हैं, साथी बैंक से ऋण लेने का प्रयास करते हैं वो लोग, है ना, यानी कि बगल वाले बैंक में चले जाते हैं। जहाँ पर मान लो आप लोगों का खाता है या फिर हमारा खाता है, वो बैंक कहाँ जाता है? आसपास के बैंकों के पास कि भैया पैसा चाहिए हमको। वो कह देता है अगर नहीं है तो फिर आखिरी उपाय कहाँ है? केंद्रीय बैंक। तो लेकिन इतनी सी भी जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है तो वो केंद्रीय बैंक से ऋण ले लेते हैं। इसलिए केंद्रीय बैंक जो है ना वो बैंकों को आसानी से ऋण दे देता है और इसलिए ये अंतिम ऋणदाता यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय बैंक का दूसरा नाम है अंतिम ऋणदाता यानी कि लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। किसको कहते हैं? जहाँ केंद्रीय बैंक का ही ये दूसरा नाम है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहे हैं कि आंकड़े एकत्रित करना। देखो देश के भीतर में चूंकि बैंकिंग व्यवस्था चला रही है, मुद्रा का नियमन कर रही है, नियंत्रण कर रही है, तो हिसाब किताब तो व्यवस्थित तरीके से रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है ना। अब देखो कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक आर्थिक सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करके आम जनता की जानकारी के लिए, है ना, क्या करती है, उसको समय समय पर जो है प्रकाशित भी करता है। देखते होंगे पेपर में भी आते रहता है, आरबीआई कहता है सतर्क रहिए, सावधान रहिए, है ना। तो आरबीआई कहता है, इस तरीके का जो है कैप्चर आप लगातार देखते होंगे पेपर में कहीं ना कहीं, ठीक है। और अन्य कार्य के अंदर क्या क्या आता है अब हम लोग देखते हैं, बस लिस्टेड वाइज खत्म हो गया ये। अब यहाँ पर देखते हैं अन्य कार्य के अंदर क्या क्या शामिल है। कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक, है ना, के अन्य कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है, जैसे कि व्यावसायिक बैंकों को लाइसेंस जारी करना, है ना, और इसके बाद क्या, नए नए जगहों पर कोई व्यावसायिक बैंक अगर अपना जो है वो मान लो कि खुलवाना चाहता है क्या ब्रांच, तो उसके लिए जो है ना सहमति पत्र देना यानी कि एग्रीमेंट पेपर जारी करना। व्यावसायिक बैंकों को क्या करना, आपस में विलय करवाना। जब वो लोग नुकसान में चले जाते हैं ना व्यावसायिक बैंक, तो उन लोगों को आपस में मर्ज करवाना भी केंद्रीय बैंक का ही कार्य है। और साथ में क्या, साख मुद्रा का नियंत्रण करना, जिस पर कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी डाला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के अंदर में बताए गए सारे कंटेंट को आप समझ पाए होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। अगर तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो अपडेट के साथ, तब तक रखते हैं इतना ही। जय हिंद।